अच्छा, मुझे जाती तजुर्बा है, मैंने बच्चों को देखा है, उन्हें पुर्तगाल का वर्क परमिट मिल गया है। वर्क परमिट किसी भी वेबसाइट पे जाके वेरीफाई भी करवा देते हैं, कंपनी की वेबसाइट होती है जिसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है। 3 महीने तक वो उस वर्क परमिट पे इंतजार करता है कि मुझे अपॉइंटमेंट मिले, पाकिस्तान से नहीं तो दुबई से, कतर से, कहीं और से मिल जाए। उसके बाद वो कहते हैं अच्छा चले जी, पुर्तगाल का नहीं मिला आपको, मैं पोलैंड का वर्क परमिट ले देता हूँ। वर्क परमिट को आमतौर पे हम यहाँ पे वीजा कंसिडर करते हैं। सर इसका बता दें कि क्या इसका डिफरेंस है। सर वर्क परमिट और वीजा दो डिफरेंट चीजें हैं। वर्क परमिट मीन आप ये कह सकते हैं, चलो मैं एग्जांपल से आपको मजीद क्लियर करता हूँ। कनाडा के अंदर एक एम्प्लॉयर है, वो उसने आपको फहीम साहब को हायर करना है। अब वो कहता है जी मुझे आपकी, वो पहले जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद सर उसको पब्लिक करेगा कि जी मुझे इस जॉब डिस्क्रिप्शन का बंदा चाहिए मेरे ऑफिस में इस काम के लिए। अब वो अगर उसे कोई बंदा नहीं मिलता, फिर वो इंटरनेशनली उसको करेगा, और आप अगर उसको अप्लाई करते हैं और आपके साथ वो फिट बैठ जाता है तो वो कहेगा जी ठीक है, मुझे फहीम जहां ज़ेब साहब जो है वो रिक्वायर्ड है अगेंस्ट दिस जॉब। वो गवर्नमेंट के पास जाएगा और वहां जाके LMIA की रिक्वेस्ट डालेगी, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। गवर्नमेंट चेक करेगी अपने पोल के अंदर, दोबारा सारी तसल्ली करके एक लेटर दे देगी LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट लेटर, कि जनाब ठीक है, नाउ यू आर एलिजिबल, अब आप बुला सकते हैं फहीम जहां ज़ेब साहब को पाकिस्तान से। अच्छा, ये दिस इज कॉल्ड वर्क परमिट। अब ये वर्क परमिट जो है ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब इसके बाद आप एम्बेसी जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी के अपने वो सारे एम्बेसी में जमा कराएंगे वीजा एप्लीकेशन की सूरत में। वीजा ऑफिसर विल डिसाइड कि उसने आपको वीजा देना है या नहीं। मेरा ख्याल है अभी बड़ी क्लैरिटी से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अली भाई, ये जो पुर्तगाल का वर्क परमिट दिया जाता है, ये तो मेरे ख्याल से ना इसका LMIA हुआ होता है, ना ही कोई इन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूवल ली होती है। लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया होता है कि आप ये कर लें, पुर्तगाल नहीं मिला तो आप पोलैंड चले जाए, उसका भी वही हिसाब होता है। सर होता ही है कि अभी लॉ चेंज हो रहा है लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी तक जब हम बात करें, ये लॉ है कि जैसे मेरी अगर वहाँ एक कंपनी है, मैंने आपको बुलाना है, तो मैं सिंपल आपको एक जो है ना वो दे दूंगा जॉब ऑफर लेटर, जैसे हमारे यहाँ मिलते हैं जॉब ऑफर लेटर, वो दे दूंगा उसकी बेस पर आप। अच्छा, यूरोप में इसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज यूज किया जाए, तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर हम ऐसे जाएंगे और वहां जाके आप अपना केस जमा करवाएंगे। अब होता ही है कि ये जो कंपनीज होती है ना सर, ये सिर्फ कागजों में रजिस्टर होती हैं, ये ना तो टैक्स पे करती है, ना एम्प्लॉइज का कोई डाटा होता है। जैसे कि मैंने अभी LMA की बात की, तो रूल ये है कनाडा के अंदर कि सर 10 अगर आपके पास एम्प्लॉई हैं तो 2 फॉरेन वर्कर बुला सकते हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने 10 बंदे तो 10 के 10 बाहर से इम्पोर्ट कर लें। इसी तरह पुर्तगाल के अंदर भी सर आप जब जो भी कंपनी बुलाना चाहती है उसका पोर्टफोलियो होना चाहिए। ये वो कंपनी है जो पैसे लेके इशू कर देती है लेटर्स। आज एक दफा फिर अली साहब ने मिस को ब्रेक किया है। उन्होंने हमें बताया या एनलाइटन किया है कि अगर आपने बिजनेस वीजा पे जाना है पुर्तगाल के लिए तो आपको क्या तरीका अडॉप्ट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है वर्क परमिट के नाम के ऊपर, जो लोग पाकिस्तान में नाअहल हैं, पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते, थोड़े से पैसे इकट्ठे करते हैं, अब्बा जी की भैंस बेचते हैं या कोई एक आधा किला बेच लेते हैं जमीन का, या कहीं से भी पैसे अरेंज करके वालदैन को फोर्स करके वो कहते हैं कि हमने वर्क परमिट लेके बाहर चले जाना है। लेकिन ये जो वर्क परमिट्स आपको मिलते हैं ना तो इनका LMIA हुआ होता है। LMIA मींस लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जो कि कनाडा का सिस्टम है। वो पहले जब भी किसी को जॉब देते हैं, बंदे आते हैं उनके गवर्नमेंट के, वो आके वेरीफाई करते हैं कि क्या जॉब एग्जिस्ट करती है। फिर वो कहते हैं कि आप अखबार में इश्तेहार दें, यहाँ से किसी लोकल बंदे को हायर करें, 1-2 दफा कोशिश करें। जब नहीं होता तो फिर वो अप्रूवल देते हैं कि आप इंटरनेशनली किसी बंदे को बुला सकें। जब कोई यूरोप के अंदर 100 या 150 यूरो फीस होती है, वो फीस देते हैं, चाहे 50 बंदों को वो वर्क परमिट जारी करते हैं, लेकिन उसका पीछे कोई ना अप्रूवल होती है, ना कोई बैकग्राउंड होती है, और ना ही वो वर्क परमिट गारंटी होती है कि आपको वीजा मिल सके। तो प्लीज इन लोगों से एहतियात करें और बच के रहें। हम जारी रखेंगे सिलसिले को आपके आगाही के लिए। हम अली भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं, वो आए हैं। अली भाई आप नेक्स्ट टाइम भी आइएगा, हमें मजीद मुल्कों के बारे में गाइड कीजिएगा। श्योर। मैं जाते जाते क्लोजिंग नोट में कहूँगा, देखें जैसे कोई डॉक्टर है तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होता है, कोई इंजीनियर पाकिस्तान इंजीनियरिंग को। इसी तरह अगर किसी बंदे ने आपको जॉब सेल कर, मतलब जॉब अरेंज करके उसके ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, तो आपको अगर कोई भी आदमी जॉब ऑफर लेटर बेच रहा है, भाईजान वेयर इज योर लाइसेंस, तो पहले तो आप अपना लाइसेंस दिखाएं। अच्छा, ये लिस्ट जो है आपको वहां से मिल जाएगी, जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की वेबसाइट है वहां से। कम से कम आपने अगर किसी से वर्क परमिट या कोई बात करनी भी है तो आप उस बंदे के पास जो एथोराइज है। इस वक्त 90% लोग जो है मार्केट में जो ये वर्क परमिट बेच रहे हैं वो एथोराइज ही नहीं है। चलिए, ये भी एक अच्छा हमारे इल्म में इजाफा हो गया है। यानी हमने जब भी किसी के पास जाना था हमने उसका पहले लाइसेंस मांगना है, लेकिन लाइसेंस तो यहाँ पर ड्राइविंग के लिए लोगों के पास नहीं होता। तो ये कौन वेरीफाई करता है कि लाइसेंस है, और कैसे कोई बंदा बगैर लाइसेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है पाकिस्तान? सर हो रही है ना इस वक्त,
आप देखें उसके ऊपर 4,000 गालबन कुछ पूरे पाकिस्तान में लाइसेंस इशू हुए हैं। वो 1 मिनट में आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से वो आप वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई इस बंदे का लाइसेंस है कि नहीं। सर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया इस सूरत हाल से। तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के धोखे में ना आए, सोच के समझ के समझदार लोगों से रब्ता करें और वेरीफाई करके आगे अपने फ्यूचर को प्लान करें, क्योंकि मुस्तकबिल बहुत कीमती है, हमारी यूथ उससे ज्यादा कीमती है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे हमारे फिर डंकी के नाम पे जाएं, अपनी जान पे खेल के आगे जाएं और आगे जाके मुश्किलों का सामना करें।